रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुलोचना अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर हर साल नवरात्रि का पूजन बड़े ही धूमधाम से करती थी। नवरात्रि के पूजन के लिए हर बार सोसाइटी के सभी लोग सुलोचना के घर आते थे और सारी तैयारियों को देखते ही रह जाते थे, क्योंकि नवरात्रि का पंडाल सुलोचना के ही घर लगता था। एक दिन सुबह सुबह घर के सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सुलोचना की सहेली उर्मिला उसके घर आती है और बोलती है, कल से नवरात्रि चालू है, पूजा की सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तूने क्यों नहीं करी? हाँ बिल्कुल, तुझे लगता है मैं नवरात्रि के पूजन में कोई कमी रखूंगी? आज तक कोई कमी रखी है क्या जो आज रखूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक तेरी तैयारियों में कभी कोई कमी नहीं आई, तभी तो सोसाइटी के सभी लोग नवरात्रि पूजन के लिए तेरे घर आते हैं। और वैसे भी तेरे दोनों लड़कों की शादी नवरात्रों में हुई थी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। अब तुझे चिंता किस बात की? अब तो तेरी मदद के लिए तेरी दो बहुएं हैं, तू बस आराम कर। तेरी बात बिल्कुल सही है। अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। और मेरी बहुएं तेरी बहुओं की तरह नहीं है, ज्यादा देर घर से बाहर रही तो न जाने क्या होगा मेरे घर का। सुलोचना की दोनों बहुएं सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। बड़ी बहू आरती को पूजा पाठ और सभी घर के कामों में बहुत ही रुचि थी। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़े ही प्यार से निभाती थी और अपनी देवरानी को भी एक छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। और वहीं दूसरी तरफ अंजलि को घर के काम में और पूजा पाठ में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, लेकिन अपनी जेठानी को वो भी बड़ी बहन की तरह समझती थी। अगले दिन सुबह सुबह सुलोचना अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, तुम दोनों मिलकर पूजा, सजावट, पंडाल सभी की तैयारियां शुरू कर दो। रात तक सारी तैयारियां हो जानी चाहिए, क्योंकि रात होते ही सोसाइटी के सभी लोग आना शुरू हो जाएंगे। मैं तब तक मार्केट से पूजा की सारी सामग्री ले आती हूँ। जी माँ जी, आप जब तक मार्केट से वापस आएंगी ना, तब तक सारी तैयारी हो जाएगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, आती हूँ मैं थोड़ी देर में। दोनों मिलकर पूजा की तैयारियां करती हैं और पूरे घर और पंडाल को बड़े अच्छी तरह से सजाती हैं और माता की चौकी भी लगाती हैं। काम करते करते अंजलि अपनी जेठानी से पूछती है, दीदी आप ये काम करके बोर नहीं होती? मुझे तो घर के काम करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं आप कैसे कर लेती हो। मुझे घर का काम करना, सबका ख्याल रखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये सब कर लेती हूँ। दीदी आपको नवरात्रि के ये दिन अच्छे क्यों लगते हैं? और आपको इनकी पूजा भोग सबका इतना ज्ञान कैसे है? क्योंकि शादी से पहले मेरे घर पर नवरात्रि के 9 दिनों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था और फिर मेरे पिताजी पंडित भी तो थे, इसीलिए मुझे पाठ पूजा का बड़ा बेहतर ज्ञान है। तभी तो आप सारी चीजें इतने प्यार और समझदारी से कर लेती हैं। और एक मैं हूँ जिससे कुछ भी नहीं होता। अगर आप नहीं होती तो क्या होता मेरा? सासू माँ तो मुझे मार ही डालती अगर उनको पता चलता कि मुझे ठीक से पूजा पाठ भी नहीं आता। वो तो आप हैं, इसलिए मैं बच जाती हूँ। वो बात तो ठीक है, लेकिन जो भी मैं करती हूँ उसे तुम ध्यान से देख लिया करो, ताकि आगे चलकर तुम्हें कोई परेशानी ना हो। दीदी आपके रहते मुझे किस बात की चिंता, बाकी सीख लूंगी मैं बाद में। और आप तो यही हो ना? अच्छा ठीक है, बहुत मक्खन मार लिया, अब थोड़ा काम भी कर ले। माँ जी और सोसाइटी वाले लोग आते ही होंगे और अभी भोग भी बनाना है। हाँ दीदी। सुलोचना जब मार्केट से वापस आती है तब वो देखती है कि उसका सारा घर बहुत ही सुंदर सजा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर के और सोसाइटी के सभी लोग तैयार होकर पंडाल में आते हैं और इतनी अच्छी सजावट और हर चीज समय पर होने के लिए सुलोचना और उसके पूरे परिवार की बहुत तारीफ करते हैं और एक साथ माता रानी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और माता रानी का जगराता करते हैं। ऐसे ही माता रानी का पहला दिन बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाता है और अगली सुबह सुलोचना फिर से अपनी दोनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, आज माता रानी का दूसरा दिन है, तो आज दूसरा भोग बना लेना और शाम से पहले पूजा की सारी तैयारियां भी कर लेना। जी माँ जी, हो जाएगा। दीदी मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे काम नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम कर लो, मैं भोग भी बना लूंगी और पूजा की तैयारी भी कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। वैसे भी रात में तो जगना ही है। लेकिन दीदी आपका तो फास्ट है ना नवरात्रि का, आप अकेले कैसे करोगी? अरे कोई बात नहीं, तुम
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम आराम करो, और अगर मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ, कोई काम होगा तो बुला लेना। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। रोज पूजा का सारा काम आरती ही करती थी और सुलोचना को लगता था कि पूजा और प्रसाद का सारा काम मेरी दोनों बहुएं करती हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और माता रानी के सारे दिन बड़े ही खुशी खुशी और बिना किसी रुकावट के निकल रहे थे। तभी आरती के घर से कॉल आती है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है और उसे अपने मायके जाना पड़ता है। नवरात्रि का 7वां दिन था। फिर अगली सुबह सुलोचना अपनी छोटी बहू को आवाज देकर बुलाती है। तुम्हारी जेठानी तो मायके गई है, तो अब तुम भोग और प्रसाद की सारी तैयारियां कर लेना। सभी लोगों के आने से पहले सब कुछ ठीक होना चाहिए, कोई गड़बड़ मत करना, हमारी इज्जत का सवाल है। हाँ माँ जी, मैं कर लूंगी, आप परेशान ना हो। ठीक है बहू, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कुछ देर बाद जब सुलोचना घर वापस आती है, शाम हो गई है। सभी लोगों का आना शुरू हो जाता है और भोग का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नहीं होता है और पूजा की भी कोई तैयारी नहीं होती है। ये देखकर सुलोचना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी छोटी बहू को कहती है, तुमने अभी तक भोग क्यों नहीं बनाया और ना ही पूजा की तैयारी की है? क्या बात है, रोज तो सारा काम टाइम पर हो जाता था, तो आज क्यों नहीं? देखो बाहर सब आ गए, अभी थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी, इसलिए जल्दी करो। जी माँ जी, काश मैंने दीदी की बात सुन ली होती और उनसे सारे काम सीख लिए होते तो मुझे आज बैठकर रोना नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूँ, भोग कैसे बनाऊँ? आज तो सासू माँ मुझे मार ही डालेगी, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर बाद उसे अपनी जेठानी आरती की आवाज सुनाई देती है और वो किचन से बाहर जाकर देखती है तो पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं और भोग का भी सामान पंडाल में पहुंच गया होता है। यह सब देखने के बाद अंजलि अपनी जेठानी आरती को गले लगाकर रोने लगती है और बोलती है, आप कब आई और आपने ये सब किया? जब माँ जी तुम्हें सुना रही थी ना, तभी मैंने पूजा की तैयारी भी कर ली थी और भोग बनाकर भी साथ ले आई थी। मुझे पता था तुम्हें पहुँचने में देर हो जाएगी और पूजा का समय हो जाएगा। आज तो आपने बचा ही लिया दीदी, पर आपने सही कहा, आप हमेशा तो मेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मुझे अपनी फैमिली और अपने लिए सब कुछ सीखना होगा। कल से भोग का प्रसाद मैं ही बनाऊंगी और अब कोई झूठ नहीं। आप मुझे बताएंगी ना? हाँ बिल्कुल बताऊंगी। मैं तो पहले दिन से ही सिखाती आ रही हूँ, लेकिन तू है कि ध्यान ही नहीं देती थी। चलो इसी बहाने तुझे जिम्मेदारियों का एहसास तो हुआ, ये अच्छी बात है। हाँ दीदी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे नवरात्रि के बाकी दिन भी बड़े ही धूमधाम और बिना किसी रुकावट के निकल जाते हैं और लास्ट दिन भंडारा करके कन्याओं को भोग लगाकर सभी लोग अपना फास्ट पूरा करते हैं और 10वें दिन माता रानी की मूर्ति का विसर्जन करके माता रानी की विदाई करते हैं। नवरात्रि के सभी दिनों को इतनी अच्छी तरह मनाने और हर चीज की तैयारी के लिए सभी लोग सुलोचना की बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। रीमा और विवान डिनर के लिए तैयार होकर विवान के दोस्त आरव के घर जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसके घर पहुंचते हैं, रीमा और विवान को देखकर आरव कहता है, आओ मेरे दोस्त, आइए ना भाभी जी, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं, तुम बताओ कैसे हो और भाभी कहाँ हैं? अरे वो आप लोगों के लिए खाना बना रही है, ये लो आ ही गई। आरव की पत्नी सिमर हाथों में पानी की ट्रे लेकर आती है। चारों बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और फिर सिमर सबसे कहती है, चलिए सब, अब खाना तैयार हो चुका है, बातें बाद में, खाना पहले। अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। चारों खाने की टेबल पर बैठकर खाने का स्वाद लेते हैं। खाने के बाद सिमर सबको दही भल्ले ला कर देती है, जो कि रीमा को बहुत पसंद आते हैं और वो कहती है, सिमर भाभी, क्या आप मुझे दही भल्ले बनाने की रेसिपी बताएंगी? बहुत अमेजिंग है। जरूर रीमा। सिमर रीमा को रेसिपी बता देती है, जिसके बाद चारों खाना खत्म करके कुछ देर बातें करते हैं और फिर रीमा और विवान घर जाने के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर रीमा विवान से कहती है, विवान जी, आपको दही भल्ले अच्छे लगे थे? तुम अभी तक दही बल्लों में खोई हो? अरे बाबा, अच्छे थे, अब सोएं क्या? हाँ जी जरूर, पर मैं भी आपको देखना एक दिन बड़े अच्छे दही भल्ले बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है बाबा, अब सोने भी दो। अगली सुबह रीमा सबके लिए दही भल्ले बना देती है। जैसे ही सब नाश्ते के लिए आते हैं,
वो दही भल्ले सबको परोसती है, जिसे देखकर उसकी सास चित्रा कहती है, अरे बहू, आज सुबह सुबह ये तूने क्या बना दिया? सासू माँ, ये दही भल्ले हैं, आप खाओगी ना तो खाती रह जाओगी। वाह, इतनी तेज! कल रेसिपी पूछी और आज बना भी दी। वाह वाह, क्या बात है। रीमा अपनी सास और पति को दही भल्ले खिलाती है और उनको दही भल्ले पसंद भी आते हैं। नाश्ते के बाद एक तरफ विवान अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसकी सास भी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रीमा का दही भल्ले के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। वो हफ्ते में एक बार तो दही भल्ले जरूर बना ही लिया करती। ऐसे ही एक दिन विवान रीमा से बोलता है, रीमा डार्लिंग, क्यों ना हम डिनर पे बाहर चलें आज? अरे वाह विवान जी, चलिए जल्दी से चलते हैं, मैं रेडी होकर आती हूँ। रीमा और विवान एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ रीमा अपने लिए दही भल्ले ऑर्डर करती है। विवान दही भल्लों से अब ऊब चुका था, तो वो अपने लिए कुछ और मंगवा लेता है। रीमा को उस होटल के दही भल्ले बहुत ही पसंद आते हैं और वो सोचते हुए खुद से बोलती है, हर जगह एक ही डिश है, लेकिन हर जगह स्वाद अलग अलग है। इसका मतलब दही भल्ले को सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, बल्कि कई अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। क्या फुसफुसा रही हो खुद से? कुछ नहीं विवान जी। दोनों डिनर करके घर आ जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद रीमा इंटरनेट पर अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से दही भल्ले बनाने की रेसिपी देखती है, जिसके बाद वो रोज रोज अलग अलग रेसिपी से दही भल्ले बनाती है और अपनी सास और पति को खिलाती है। दही भल्लों से तंग आकर चित्रा एक दिन रीमा से कहती है, ओ महारानी, जब देखो तब दही भल्ले ही बनाती रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता क्या तुझे बनाना? हाय, एक तो ये तेरे दही भल्ले, ऊपर से ये मेरा घुटनों का दर्द, पता नहीं कुछ टाइम से इतना बढ़ क्यों गया है। माँ सही कह रही है रीमा, अब बस करो ये रोज रोज दही भल्ले बनाना। पक गया हूँ यार मैं खा खा कर। रीमा को अपनी सास और पति की बातों का कोई असर नहीं होता और एक शाम वो फिर से सबके लिए अलग अलग तरीके के दही भल्ले बनाती है। शाम को जैसे ही चित्रा और विवान खाना खाने बैठते हैं, तो खाने में दही भल्ले देखते ही विवान और वो आग बबूला हो जाते हैं। और ऐसे में विवान कहता है, तुमको एक बात समझ नहीं आती क्या? जब मना किया है कि दही भल्ले नहीं बनाने, तो बार बार क्यों बनाती हो? अरे इतना ही बनाने का शौक है तो अपने लिए बनाओ और खुद खाओ। अरे ये मुझे दही भल्ले खिला खिला कर मार ही देगी एक दिन। बेटा तू कुछ और मंगा ले बाहर से। हाँ माँ रुको, मैं कुछ ऑर्डर करके मंगवाता हूँ। नहीं विवान जी, आप यही खाओगे, समझ गए आप? नहीं खाऊंगा, ना तो मैं और ना ही मैं अपनी माँ को खाने दूंगा। विवान की ये बात सुनकर रीमा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और रोते हुए कहती है, हाय राम, मेरी फूटी किस्मत, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। रीमा इतनी जोर जोर से रोने लगती है कि आस पड़ोस वाले उनके घर आकर पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है, कोई तमाशा ना हो। बस इसीलिए विवान रीमा को चुप करवाते हुए कहता है, रीमा तुम ये रोना बंद करो, हम खा रहे हैं यार दही भल्ले। हाँ हाँ खा रहे हैं। ऐसे ही आए दिन जब भी दोनों माँ बेटे दही भल्ले खाने से मना करते, तो वो झूठा रोना रोकर उनको खाने के लिए मना लिया करती। कुछ समय तो ये सब चलता रहता है, लेकिन अब विवान और उसकी माँ दोनों ही दही भल्ले खाने की हिम्मत नहीं होती। रीमा ये देखकर खुश होती है और सभी को वहाँ से जाने को बोल देती है। एक दिन चित्रा के घुटनों में बहुत दर्द होता है और वो बेड से उठ भी नहीं पाती। तभी विवान वहाँ आता है और अपनी माँ की ये हालत देखकर रीमा से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमको पता भी है ना, माँ को जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है, फिर भी तुमने रोज इतने महीनों तक दही भल्ले खिला खिला के उनको इस हालत में पहुँचा दिया। अब तो बहुत खुश होगी ना तुम। पर विवान जी, दही तो सेहत के लिए अच्छा होता है, मैंने खुद पढ़ा है। अच्छाई तो पढ़ ली, जरा बुरे पर भी ध्यान दे देती। जोड़ों के मरीज के लिए दही कितना हानिकारक होता है ये पता नहीं है क्या तुम्हें? अरे समझा समझा कर थक गया हूँ मैं, मगर मजाल है कि जो तुम समझ जाओ। तो ठीक है विवान जी, मैं अब से माँ जी को दही नहीं दूंगी, पर वो भल्ले तो खा ही सकती है ना। और आप तो दही भल्ले दोनों खा सकते हैं, क्यों? सही कहा ना मैंने? इतना कुछ होने के बावजूद भी रीमा के मुंह से ये बात सुनने के बाद विवान समझ चुका था कि रीमा दही भल्लों को लेकर पागल हो गई है। वो समझ गया था
कि अब इस दही भल्ले की कहानी वहीं खत्म हो सकती है जहाँ से शुरू हुई थी। ऐसे में वो अपने दोस्त आरव के घर जाता है और उनको सारी बात बताता है, जिनको सुनकर सिमर और आरव हैरान हो जाते हैं। और अब रीमा को सुधारने के लिए वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद विवान घर आकर रीमा से कहता है, रीमा, हमको आरव और सिमर भाभी ने एक बार फिर डिनर पर बुलाया है, चलोगी क्या तुम? अरे वाह, सिमर दीदी के पास जा रहे हैं, यानी कि इस बार फिर से कोई नई रेसिपी सीखने को मिलेगी। हाँ हाँ विवान जी, चलिए। दोनों एक बार फिर से आरव और सिमर के घर जाते हैं और थोड़ी बातें करने के बाद खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ सिमर दही भल्ले ही लेकर आती है, बस जिसको देखकर रीमा बोलती है, अरे सिमर भाभी, ये क्या फिर से दही भल्ले? आपने भी तो हमें पिछली बार भी खिलाया था ना, इस बार कुछ नया नहीं बनाया? पर रीमा, तुमको तो दही भल्ले बहुत पसंद है और तुम चिंता मत करो, ये दूसरी रेसिपी से बनाए हैं, तुमको जरूर पसंद आएंगे, एक बार खाओ तो। रेसिपी चेंज करने से क्या होता है भाभी? दही भल्ले तो दही भल्ले ही है ना। रेसिपी चेंज करने से कुछ नहीं होता, तो तुम खुद भी तो पिछले कुछ महीनों से रेसिपी चेंज कर करके दही भल्ले ही खिला रही हो अपने परिवार को। रीमा, किसी भी चीज की अति सही नहीं होती और ना ही उसको अलग अलग तरीके से बना के उसको रोज खाया जा सकता है। और तो और, तुमने तो तुम्हारी सास की हालत की परवाह तक नहीं की, जबरदस्ती अपने पति और सास को दही भल्ले खिलाए। सिमर के ये बात रीमा को ये एहसास करवाती है कि अब तक जो वो कर रही थी वो सब कुछ कितना गलत था और वो इतनी पागल कैसे हो गई थी। अपनी सास की तकलीफ भी उसे इसकी वजह से नजर नहीं आई। रीमा ऐसे में रोते हुए वहाँ मौजूद विवान से कहती है, विवान जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं अपने टेस्ट और रेसिपी में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं माँ जी की तकलीफ भी नहीं समझ पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुश हूँ कि तुमको ये एहसास हुआ कि तुम क्या गलत किए जा रही थी और यही एहसास दिलाने के लिए तुमको यहाँ लेके आया था। थैंक यू सो मच भाभी और आरव, आपने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अरे देवर जी कहते हैं ना, जहाँ से सवाल शुरू होता है अक्सर जवाब भी वहीं मिलता है। थैंक यू की कोई बात नहीं, अब घर जाइए और माँ जी का ध्यान रखिए। रीमा और विवान दोनों वापस घर लौट आते हैं और घर आकर रीमा अपनी सास चित्रा से भी माफी मांगती है और फिर वो कभी भी किसी डिश को जल्दी से रिपीट नहीं करती। साथ ही अपनी सास के जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए रोज अपनी सास के पैरों को तेल भी लगाया करती और साथ ही उनकी खूब सेवा करती, जिसके बाद वो तीनों एक साथ खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।